हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक पासबुक और कैशबुक में अंतर के कौन कौन से कारण हैं जो दर्ज किए जाते हैं। तो उनके कारणों में सबसे पहला कारण था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको समझते हैं। पहले हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है। चेक इशू करना, चेक जारी करना, किसी को चेक देना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने किसी को सैलरी के लिए चेक दिया या फिर हमने कुछ माल खरीदा था, उसके लिए हमने उसको चेक दिया। अब उसकी ड्यूटी बनती है व्यक्ति की कि वो जाकर बैंक में जाए और उस चेक का भुगतान प्राप्त करे। हमने क्या किया, जैसे ही हमने मिस्टर एक्स को 10,000 रुपये का चेक दिया तो हमने अपने बैंक कॉलम में से 10,000 रुपये माइनस कर लिए। कौन सी तारीख को? 1 जुलाई को। लेकिन मिस्टर एक्स जो है वो 1 अगस्त तक बैंक में गए नहीं पेमेंट लेने के लिए। अगर इस बीच में हम दोनों के डिफरेंस को मैच करने लगे तो डेफिनेटली पासबुक का बैलेंस कैशबुक के बैलेंस से ज़्यादा आएगा, या फिर हमें कह सकते हैं कि कैशबुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के बैलेंस से कम आएगा, 10,000 कम आएगा, क्योंकि अभी तक वो चेक हमने तो इशू कर दिया है लेकिन मिस्टर एक्स ने अभी तक उसको बैंक में प्रेजेंट करने का मतलब उसने पेमेंट के लिए बैंक में उस चेक को पेश ही नहीं किया। तो बैंक में से तो घटा ही नहीं है, लेकिन हमने जैसे ही किसी को चेक दिया था वैसे ही अपने पास से उस बैलेंस को घटा दिया। सेकंड है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अब इस बात का मतलब क्या है, हमने बैंक में चेक जमा करवा दिया, हमने बैंक में एक चेक भेज दिया जमा होने के लिए, लेकिन आपको पता है चेक को क्लियर होने में कुछ समय लगता है, कुछ पेमेंट आने में कुछ समय लगता है। तो जैसे ही हमने चेक को भेजा बैंक में जमा करने के लिए, वैसे ही हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में उन 10,000 रुपये को जमा कर लिया। लेकिन वो पैसा पासबुक में कब जमा होगा? जब वो चेक वास्तव में क्लियर हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में अंतर रहेगा। कब तक अंतर रहेगा? जब तक कि वास्तव में पासबुक में वो बैंक में वो पैसा आ नहीं जाता और पासबुक उसकी एंट्री नहीं कर लेता है। थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक। क्या हुआ कि हमारे किसी कस्टमर ने, हमारे किसी ग्राहक ने सीधा हमारे बैंक खाते में पैसे जमा करा दिए। अगर हम कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करने लगे तो दोनों में से कहाँ पर पहले पता चलेगा? जब हमारे कस्टमर ने सीधा हमारे बैंक खाते में जमा करा दिया तो पहले किसको पता चलेगा? कैश बुक को या बैंक को? डेफिनेटली बैंक को। तो बैंक में वो 5,000 रुपये जमा हो गए, लेकिन हमें कब पता चलेगा? जब बैंक पासबुक में हम एंट्री कराने जाएंगे और वो देखने कर हमें पता चलेगा कि अरे इसमें तो 5,000 रुपये जुड़ चुके हैं, लेकिन कैश बुक में अभी तक ये 5,000 रुपये नहीं जुड़े हैं। इस वजह से अगर हम किसी भी तारीख को दोनों के बैलेंस को मैच करेंगे तो पासबुक का बैलेंस 5,000 रुपये ज़्यादा नजर आएगा। चौथा पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। हमने बैंक को ये निर्देश दे रखे हैं कि भाई जब भी 31 तारीख आए तो हमारी मकान की एक किस्त जानी है, भाई वो पेमेंट कर देना। तो बैंक क्या करता है? ऑटोमेटिकली हमारे खाते में से उस पैसे को निकाल देता है जैसे ही वो ड्यू डेट आती है। तो बैंक ने क्या करा? 25,000 रुपये हमारे खाते में से निकाल दिए। हम भूल गए कि हम तो किस्त भी देते हैं। अब हम मैच करने लगे अपने कैश बुक और पासबुक का बैलेंस, तो हमें दिखाई दिया भाई बैंक में तो 25,000 कम है, लेकिन यहाँ पर कैश बुक में तो हम 25,000 ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि बैंक ने हमारे बदले में डायरेक्ट पेमेंट कर दी थी और हम इसको यहाँ पर एंट्री करना भूल गए थे। पांचवा पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिटेड का मतलब होता है बैंक ने ब्याज को जमा कर दिया। हमारा पैसा बैंक में जमा हो रखा है और जो हमारा पैसा बैंक में जमा होता है उस पर बैंक हमेशा हमें ब्याज देता है। और जब हमें ब्याज मिलता है तो दोनों जगह से पहले कहाँ पता चलेगा? कैश बुक में पहले पता चलेगा या पासबुक में पहले पता चलेगा? डेफिनेटली पासबुक में पहले पता चलेगा। तो पासबुक में बैंक में हमारे 15,000 रुपये जुड़ गए, 15,000 रुपये जुड़ गए, और कैश बुक में हमें तब पता चलेगा जब हम अपनी पासबुक को देखेंगे। तो दोनों में से कहाँ पर पहले एंट्री हो रही है? अगर दोनों पे एक साथ एंट्री हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन दोनों में एंट्री होने में बहुत बार टाइम गैप रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने बैंक से कोई पैसा उधार ले रखा है तो बैंक जितना जल्दी पैसे देता है उतना जल्दी पैसे लेता भी है हमसे। तो बैंक ने हमें उधार दे रखा है, हमने बैंक से उधार ले रखा है, तो उसके ऊपर बैंक ने हमसे ब्याज लिया, और बैंक घर मांगने नहीं आता, वो ब्याज को क्या करता है? वो सीधा हमारे अकाउंट में से वो पैसे को निकाल लेता है। दोनों में से कहाँ पहले पता चलेगा?
पासबुक में, बैंक में पता चलेगा। और हमें कब पता चलेगा? जब हम पासबुक को देखेंगे। और लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है बैंक चार्जेस। बहुत बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि बैंक जो है वो हमें बताता है कि भाई आपकी सैलरी आ गई, इतने पैसे आ गए, इतने पैसे चले गए, चलो हम आपके बदले में आपके बच्चों की सैलरी पे कर देते हैं, चलो हम आपके मकान की किस्त दे देते हैं। तो बैंक हमारा नौकर थोड़ी है, और हाल तो अगर कोई नौकर भी होता है तो उसको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसे ही बैंक जब हमारे बदले में इतने काम करेगा तो मुफ्त में काम करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इन बिजनेस वर्ल्ड एक फ्रेज कहा जाता है, देयर इज़ नो फ्री लंच। मुफ्त में कहीं पर कुछ नहीं मिलता है। तो जब बैंक इतने सारे काम करता है हमारे बदले में, तो उसके बदले में बैंक कुछ चार्जेस लेता है। जैसे कि अगर मेरे फ़ोन पर मैसेजेस आते हैं पैसे निकालने के, पैसे जमा करने के, तो उसके बैंक 17 रुपये चार्ज करता है। तो ये जो बैंक चार्जेस हैं ये मुझे कैसे पता चलते हैं? जब मेरे पास मैसेज आता है या फिर मैं पासबुक में एंट्री करवाती हूँ। तो बैंक चार्जेस दोनों में से कहाँ पर पहले पता चलेगा? कैश बुक या पासबुक? पासबुक में। तो पासबुक में से 17 रुपये घट गए, और मुझे कैश बुक में कब पता चलेगा? जब मैं एक्चुअली पासबुक को देखूंगी। लास्ट है चेक डिसऑनर्ड। ऑनर करने का मतलब होता है सम्मान करना, डिसऑनर करने का मतलब होता है अपमान करना। अब चेक डिसऑनर कैसे हुआ? चेक डिसऑनर का मतलब क्या है ये हमें समझना है। कैसे चेक डिसऑनर हुआ? हमने भेजा था एक चेक, हमने कहा भाई चेक को बैंक में जमा कराओ, मिस्टर एक्स ने हमें पैसे दिए हैं, ये 5,000 रुपये आ गए। जैसे ही हमने उसको चेक भेजा, हमने क्या करा? कैश बुक के बैंक कॉलम में 2,000 रुपये जोड़ दिए। अब वो चेक लेके गया, उसने वहाँ बैंक में जमा कराया, पर प्रॉब्लम क्या हुई कि मिस्टर एक्स ने, जिसने हमको वो चेक दिया था, उसके तो साइन ही मैच नहीं हुए, या फिर उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पर तो हमने जमा कर लिया, लेकिन बैंक में वो पैसा जमा नहीं हुआ। तो दोनों में से कहाँ पर बैलेंस ज़्यादा दिखाई देगा? कैश बुक में। क्यों? क्योंकि अभी तक वो चेक हमारा क्लियर ही नहीं हो पाया, चेक का अनादरण हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। तो ऐसी स्थिति में कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज़्यादा नजर आएगा। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में वास्तव में किया क्या जाता है? ये जो है कैश बुक और पासबुक के अंतर के मुख्य रूप से 8 कारण हैं, 8 रीजंस हैं। ये हर क्वेश्चन में हमें इन्हें एज इट इज़ लिखे हुए दिखाई देंगे, और हम इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, अंतरों को कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी पहले आप इसे नोट कर लीजिए, और मैं एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस फॉर्मेट को ड्रॉ कर लीजिए। अगली वीडियो में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक सवाल करेंगे। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, पूरे पेज पर आप इसको ड्रॉ करके रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने साइन, SIGN साइन। साइन का मतलब सिग्नेचर नहीं है, यहाँ पर साइन का मतलब जमा और घटा है। हम यहाँ पर जमा और घटा के साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पर लिखा है मैंने पर्टिकुलर्स, कोई पर्टिकुलर्स जो डिटेल्स जो भी हमने पढ़ा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड एटसेट्रा, वो सारी बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर हमने 2 साइन लगाए हैं, इधर प्लस का साइन और इधर माइनस का साइन। अब इसको फिल कैसे किया जाता है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये फॉर्मेट को बनाकर रख सकते हैं, और इस वीडियो को समझने के लिए इसे कम से कम 2 बार देखिए।